नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि साहित्यिक संस्थाओं के ऊपर आधारित है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अतिरिक्त अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न पत्रों में आप देखेंगे कि वहां पर साहित्यिक संस्थाओं से रिलेटेड कई बार सवाल देखने को मिलते हैं। तो हम आज कुछ प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षोपयोगी तथ्य के रूप में हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो साहित्यिक संस्था के रूप में काशी नागरी प्रचारणी सभा का नाम आता है। राष्ट्रभाषा हिंदी तथा राष्ट्रलिपि देवनागरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सन 1893 में वाराणसी में यानी कि काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। यह हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था है। ये हमें ध्यान में रखना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना मुख्य रूप से राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए और देवनागरी के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि बदले हुए पैटर्न में अब वाक्य के रूप में विकल्प दिए जा रहे हैं और उन विकल्पों को आप टैली करके नीचे दिए गए कूट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से सवाल आता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के रूप में के लिए इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई सन 1893 ईस्वी में काशी में हुई। आमतौर पर आप किताबों में देखते हैं कि इसके संस्थापकों में तीन नाम लिए जाते हैं: राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। और एक और नाम दिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी का इसके स्थापना में कोई योगदान नहीं रहा है। जिन तीन व्यक्तियों का नाम यहाँ पर लिया गया है, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में मैं RSS लिखा हुआ, जिसे कि आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए: राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह। यह हिंदी की पहली साहित्यिक संस्था मानी जाती है, जैसा कि मैंने बताया। अगर हम बात करें कि सभा के प्रारंभिक संरक्षकों में कौन कौन थे, तो उसमें गोपाल प्रसाद खत्री, श्याम सुंदर दास के नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त मदन मोहन मालवीय, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है संरक्षक के तौर पर। सभा हिंदी प्रचार प्रसार के लिए रचनात्मक तथा आंदोलनात्मक दोनों रूपों में काम करती है। जहां सभा के भागीरथ प्रयत्नों से 12 अप्रैल सन 1900 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालती कामकाज के लिए फारसी के साथ नागरी को भी स्वीकार किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि देश तो आजाद हुआ 1947 में, तो इसमें से सन 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार कहां से? तो एक उस समय जब गुलामी का दौर चल रहा था, तो संयुक्त प्रांत की चर्चा की जाती थी। ठीक है, ये शब्द वहीं से लिया गया है। आगे आप देखेंगे कि मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अदालतों में हिंदी को या फिर देवनागरी लिपि को भी मौका दिया गया था फारसी के साथ। तो ये संदर्भ वहीं से लिया गया है। अगर हम बात करें कि नागरी प्रचारणी सभा का क्या मुख्य काम है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कि आप ध्यान में रख सकते हैं। सभा हिंदी के अनुपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करती है, हिंदी के बृहद कोशों का निर्माण करती है, हिंदी भाषा तथा साहित्य का इतिहास लेखन कार्य करती है, शोध कार्य एवं साहित्यिक गोष्ठियों के आयोजन जैसे रचनात्मक कार्यों को करती है। यानी नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए तो था ही, इसके अतिरिक्त ये था कि जो उपलब्ध ग्रंथ नहीं है उनकी उनकी खोज की जाए, कोशों का निर्माण किया जाए, जिसको कि हम वोकैबुलरी कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया जाए और शोध कार्य तथा साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाए। तो ये मुख्य उद्देश्य था नागरी प्रचारणी सभा का। संस्था के अपने आर्य पुस्तकालय में करीब 40,000 मुद्रित पुस्तकें हैं और लगभग 4,000 अप्राप्य हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं। प्रादेशिक भाषाओं के भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ से निकले। सभा हिंदी शोध कार्य को विशेष महत्व देती है।
शोध कार्य पर इसका ज्यादा जोर है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मान लीजिए इतना है तो वाक्य में आ जाता है विकल्प, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखिए। उसके पास हिंदी साहित्य के उच्च स्तरीय शोध के लिए अपना एक विशाल पुस्तकालय है और एक अलग शोध विभाग है जिसमें अनुपलब्ध ग्रंथों के अनुसंधान का कार्य होता है। सभा का अपना प्रकाशन विभाग भी है, यानी कि इसका अपना एक प्रेस भी है। सभा के कोश विभाग द्वारा हिंदी शब्द सागर, हिंदी वैज्ञानिक शब्दावली और संक्षिप्त शब्द सागर जैसे संग्रहणीय कोशों का प्रकाशन हुआ है। और जैसे ही आपने हिंदी शब्द सागर देखा होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसको हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखा था। तो ये यहीं से नागरिक प्रचारणी सभा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आप खरीदेंगे तो अब तो अलग अलग प्रकाशन वर्षों से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन जो मूल है वो नागरिक प्रचारणी सभा से ही प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अगर हम देखें तो सभा ने अब तक लगभग 500 ग्रंथ साहित्य की विविध विधाओं, काव्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान और कला आदि विषयों पर प्रकाशित किए हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, भिशल देव रासो आदि पिछले 81 वर्षों से सभा के महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं। यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो का पहला प्रकाशन किस प्रकाशन से हुआ, तो नागरिक प्रचारणी सभा को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। परमाल रासो, भिशल देव रासो, इन तीनों रासो ग्रंथों का लगभग 81 वर्षों से इस सभा से प्रकाशन कार्य चल रहा है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया 1896 ईस्वी के आसपास में, जो कि एक साहित्यिक शोध पत्रिका के रूप में थी। वर्तमान समय में ढेर सारी आपको साहित्यिक शोध पत्रिकाएं दिखाई पड़ जाएंगी, इसीलिए यूजीसी को केयर लिस्ट निकालनी पड़ी कि आखिरकार किसको वो मान्यता देगा। लेकिन नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा निकली हुई पत्रिका जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी, वो मूल रूप से साहित्यिक शोध पत्रिका के तौर पर ही जानी जाती रही। सभा हिंदी साहित्य की मौलिक एवं श्रेष्ठ रचनाओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत भी करती है। सभा ने अब हिंदी के प्रयोजन मूलक स्वरूप को दृष्टिगत रखकर संकेत लिपि विद्यालय स्थापित किया है, जिसमें हिंदी की संकेत लिपि, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, या फिर टाइपिंग की शिक्षा दी जाती है। तो ये तो सारी बातें नागरिक प्रचारणी सभा से रिलेटेड थी। आगे है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध भी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया है। लेकिन तमाम तथ्यों के बाद वर्तमान समय में जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि दयनीय है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसके पुनरुद्धार या फिर इसको और सुदृढ़ बनाने का प्रयास जरूर करेगी। लेकिन फिर भी काशी नागरिक प्रचारणी सभा हमारे लिए एक ऐतिहासिक संस्था के रूप में है। इसका बड़ा ही हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल रहा है। आगे बात करते हैं इसी तरीके की और भी संस्थाएं हैं, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, इसको आप ध्यान में रखिए, प्रयागराज में ये स्थित है। सन 1910 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। बाबू श्याम सुंदर दास जी की प्रेरणा एवं सुझाव से हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा के तत्वावधान में समस्त भारतवर्ष से हिंदी प्रचार अथवा हिंदी के हित के लिए कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधियों, हिंदी के विद्वानों और प्रेमियों का एक विशेष अधिवेशन महामना मालवीय जी की अध्यक्षता में काशी में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो भी विद्यार्थी अभी इलाहाबाद या प्रयागराज में रह रहे होंगे और वो इस संस्था को जरूर प्रत्यक्ष रूप से देखे होंगे, जिसकी स्थापना 1910 में हुई। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अचानक नहीं हुई, बल्कि श्याम सुंदर दास ने इसको प्रेरित किया, सुझाव भी दिया। और हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा, जिसको कि हम काशी नागरिक प्रचारणी सभा भी कह सकते हैं, इसके तत्वावधान में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में इसकी स्थापना हुई। लेकिन ये है वर्तमान समय में कहां पर, ये इलाहाबाद में। ठीक है, अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने काशी में की थी, लेकिन ये जगह जो है वो इलाहाबाद में। इन दोनों अंतरों को जरूर ध्यान में रखिए। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा एवं देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए एक नई संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी गठन किया गया। सम्मेलन के मुख्य सूत्रधार राजर्षि टंडन थे।
आज इनको कि हम हिंदी के प्रहरी के तौर पर भी जानते हैं। और ध्यान में रखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में एक डिस्टेंसिंग लर्निंग कोर्स कराने वाली जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय के रूप में है, तो ये वही राजर्षि टंडन है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की क्या भूमिका रही है, इससे कौन कौन जुड़े थे और किसके प्रेरणा से स्थापित हुई थी, इस बात को आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो अभी तक उत्तर भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार की बात की जा रही थी, लेकिन सन 1918 ईस्वी के आसपास में जब महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करके भारत में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिए थे, तो उनके दिमाग में हिंदी के प्रचार प्रसार का विचार भी कौंधा और उन्होंने उत्तर भारत से सीधे दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए उसके लिए चेन्नई में सन 1918 में एक संस्था स्थापित की, जिसको कि हम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के कार्य के लिए एक योजना सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के इंदौर अधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत की गई। इन घटनाओं को जरूर देखिए। जहां हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए कमेटी जो गठित की गई वो काशी में महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, इसके बाद इसकी स्थापना होती है इलाहाबाद में। लेकिन जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को स्थापित करना पड़ा तो 1918 में एक योजना बनाई गई हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के एक तरीके से तत्वावधान में इंदौर के अधिवेशन में। इन छोटी छोटी चीजों को जरूर ध्यान में रखिए कि कब कौन सी घटना हुई और कहां कहां पर ये सारी चीजें हुई हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में स्थापना हो गई। प्रारंभ में इसका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास रखा गया और यह प्रयाग में सम्मेलन के अंतर्गत कार्य करती रही, लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि दक्षिण में हिंदी प्रचार का कार्य दक्षिण भारतीयों के हाथों में रहे, तो उनके अनुसार बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, बदल गया। सन 1927 में हिंदी साहित्य सम्मेलन मद्रास के बजाय इस संस्था को दक्षिण भारत प्रचार सभा नाम दिया। इसलिए आप तमाम किताबों में पढ़ते होंगे जब क्रम वाला प्रश्न आता है तो विद्यार्थी कई बार घबराने लगते हैं। हमने भी कई किताबों में 1915, 1918, 1927 ये सब दिया है, लेकिन आज की वीडियो लेक्चर के बाद ये घटनाक्रम आप सभी को समझ में आने लगा होगा कि आखिरकार 1915, 18, 1927 क्या है। 1918 में योजना बनी, फिर 1927 में इसका नामकरण होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी वर्ष हमें ध्यान में रखना है। अगर दक्षिण भारत के और भारतीयों के हाथों में सौंपने की बात आई हिंदी प्रचार को लेकर, तो इसके संरक्षकों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जा सकता है। इस सभा की 4 शाखाएं क्रमशः तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, एर्नाकुलम केरल, धारवाड़ कर्नाटक में खोली गई और मुख्य कार्यालय मद्रास में रखा गया। यानी पूरे साउथ इंडिया को कवर करने का प्रयास किया गया। कुछ तमिलनाडु में रख लिए गए, कुछ केरल में रख लिए गए, कुछ आंध्र प्रदेश में रख लिए गए, कुछ कर्नाटक में, जिससे कि ये पूरा जो दक्षिण भारत है विशुद्ध तरीके से वहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके। न सिर्फ इनकी शाखाएं खोली गई बल्कि संस्था के कई महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे परीक्षा विभाग, साहित्य विभाग, पत्रिका विभाग और प्रकाशन विभाग। सभा हिंदी प्रचार समाचार तथा दक्षिण भारत से 2 मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित कर दक्षिण में हिंदी के संदेश को प्रत्येक घर में पहुंचाने का कार्य करती है। अब हमें एक कल्पना करना पड़ेगा कि जिस तरीके से काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थिति है, क्या वैसे ही दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है उसकी भी स्थिति वैसी ही है। हालांकि वर्तमान समय में इनका जिक्र ज्यादातर परीक्षाओं के दौर में ही किया जाता है, बाकी धरातल पर क्या हो रहा है हम अगर कभी प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे तभी इसकी स्थिति को बता पाएंगे। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि संस्था लगातार कार्य कर रही है, कुछ मासिक पत्रिकाएं भी वहां से प्रकाशित होती हैं। इसके प्रकाशन विभाग से हिंदी के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होने वाली पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जाता है। दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों पर हिंदी महाविद्यालय तथा हिंदी प्रचारक विद्यालय की स्थापना भी की गई है। हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी सभा समय समय पर करती है। सभा के अध्यक्षों में महात्मा गांधी,
राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी मुख्य रूप से रहे। ये पॉइंट देखिए नोट करने लायक है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अगर अध्यक्षों की बात किए करें तो इसमें स्वयं महात्मा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उप बल्कि दूसरे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको भी रखा गया और इंदिरा गांधी भी इसके अध्यक्ष के तौर पर रही। आगे बात करते हैं, अगला जो समिति या संस्था रही है उसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है और यहाँ पर एक वर्तमान समय में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय भी है, आप लोग वहां से भी जुड़े होंगे। और मैं ये बोलना भूल गया कि दक्षिण भारत से न जाने कितने विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़े हैं, अगर होंगे तो जरूर एक बार आप सभी कमेंट्स करिएगा। आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा सन 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 25वें अधिवेशन नागपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रस्ताव के अनुसंधान में दक्षिण उत्तर अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी प्रचार के लिए एक हिंदी प्रचार समिति का गठन किया गया। यह घटनाक्रम आप देखिए, जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है, ये 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के ही 25वें अधिवेशन में, ये ध्यान में रखना है, 25वें अधिवेशन में, जो कि अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे राजेंद्र प्रसाद। और पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रस्ताव दिया था कि उत्तर भारत में हिंदी का प्रचार हो गया, दक्षिण भारत में हो गया, अब बीच का जो एरिया है वहां पर भी होना चाहिए, खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में। तो वहां पर एक हिंदी प्रचार समिति का गठन कर दिया गया सन 1936 में। 1938 में शिमला के हिंदी साहित्य सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में हिंदी प्रचार समिति का नाम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया। इन घटनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि कब किसका नामकरण किया जाता है और घटना परिवर्तन कब होता है। और शिमला में जब अधिवेशन हुआ तो हिंदी प्रचार समिति का नाम बदलकर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कर दिया गया और उसका मुख्यालय, मुख्य रूप से जो कार्यालय है, उसको वर्धा में रखा गया। तो वर्धा विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ते होंगे वो भी एक नजर जरूर जाकर इस समिति को देखें समय निकालकर। इस समिति के प्रमुख सदस्यों में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सेठ जमुना दास बजाज का नाम लिया जा सकता है। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से जुड़े हुए थे। राष्ट्रभाषा के माध्यम से भारतीय एकता तथा राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रचार इस संस्था के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक थे। इसीलिए आप देखेंगे वर्धा विश्वविद्यालय से एक पत्रिका भी निकलती है। कौन सी पत्रिका निकलती है, हमारे वर्धा के विद्यार्थी या शोधार्थी जरूर कमेंट्स करेंगे। और केवल पत्रिका ही नहीं बल्कि कोशिश ये की जाती है कि हिंदी में सारे कामों को किया जाए, ठीक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नाम दिया गया इसको। आगे बात करें तो राष्ट्रभाषा की शिक्षा एवं परीक्षा का प्रबंध करना भी इसके उद्देश्यों में था। पाठ्य पुस्तकों को तैयार कराना, प्रांतीय भाषाओं के श्रेष्ठतम साहित्य को हिंदी में अनुवाद करवाना और प्रकाशित करना, हिंदी के प्रचार प्रसार में उपयोगी मौलिक पुस्तकें लिखवाना आदि इसके उद्देश्यों में शामिल रहे। सन 1938 में सभा ने अपना प्रकाशन विभाग भी प्रारंभ कर दिया। इसमें देवनागरी लिपि के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने सिखाने की दृष्टि से भारत भारती नामक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट, वैसे हम भारत भारती का जब जिक्र करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त का नाम तुरंत आ जाता है दिमाग में, लेकिन यहाँ पर भारत भारती का संबंध देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और जो विभिन्न भारतीय भाषाएं हैं उनको सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से एक पुस्तक माला का प्रकाशन किया गया। समिति राष्ट्रभाषा सन 1943 तथा राष्ट्र भारती सन 1950 दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करती है। इन पत्रिकाओं को जरूर ध्यान में रखिए, कई बार ये सब परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछ ली जाती हैं। इन पत्रिकाओं में हिंदी की मौलिक एवं अन्य भारतीय भाषाओं की साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद कर प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रदर्शनियों के साथ साथ द्वितीय एवं तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलनों क्रमशः मॉरिशस, दिल्ली के संयोजन में
समिति की भूमिका सराहनीय रही है। इस समिति के केंद्र मणिपुर, असम, नागालैंड, मिजोरम, बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ इंग्लैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वर्मा जिसको कि म्यांमार भी कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, चेकोस्लोवाकिया और मॉरिशस में हिंदी प्रचार प्रसार के कार्यों में ये क्या है, संलग्न है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के बारे में विस्तार से पढ़ लिया और मुझे उम्मीद है कि इसके बाहर परीक्षाओं में शायद ही सवाल पूछे जाए। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र में ही राष्ट्रभाषा सभा पुणे नाम से एक और संस्था की स्थापना की गई और ये प्रेरणा किसकी रही, महात्मा गांधी की प्रेरणा से इसको स्थापित किया गया और आचार्य काका कालेलकर की सद्भावना में अध्यक्षता में महाराष्ट्र के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण महानुभावों ने 1937 में इस संस्था की स्थापना की। प्रारंभ में यह संस्था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध रहे, लेकिन 1945 को महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने एक बैठक में दोनों संस्थाओं से इसको अलग करके स्वतंत्र संस्था के रूप में निर्मित किया, जिसका नाम पड़ गया महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे, जो कि वर्तमान समय में भी काम कर रही। चलते हैं बात करते हैं कि कौन से ऐसे नेता रहे जिन्होंने कि हिंदी के बारे में सोचा है। उसमें सबसे पहला जो नाम आप देख रहे हैं, नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने हिंदी प्रचार प्रसार के लिए सन 1903 में हिंदी केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी में व्याख्यान देकर जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचाई। वस्तुतः महाराष्ट्र प्रदेश में हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं देवनागरी को राष्ट्रलिपि के रूप में मान्यता देने वालों में वे सर्वोपरि थे। बाल गंगाधर तिलक, जिनका की एक बहुत ही फेमस कोटेशन भी है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो तिलक न सिर्फ स्वाधीनता सेनानी थे या फिर इस देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे, बल्कि उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया और इन्होंने एक टाइपिंग भी बनाई थी जिसको कि हम तिलक फॉन्ट कहते हैं। यह भी सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय पंजाब में हिंदी प्रसार का कार्य एक संस्था के रूप में इन्होंने किया। हिंदी उर्दू संघर्ष में इन्होंने हिंदी के पक्ष में वातावरण बनाया। पंजाब की जब चर्चा की जा रही है तो आपके दिमाग में एक और नाम आ जाना चाहिए, बिल्कुल, नवीन चंद्र राय का। उन्होंने भी काफी काम किया। ठीक है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में बात करें तो शिक्षण संस्थाओं में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हीं के प्रयत्नों का यह फल था कि पंजाब विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के पाठ्यक्रम को भी स्वीकार किया। यानी कि लाला लाजपत राय जो कि पंजाबी भाषा भाषी के तौर पर जाने जाते थे। एक चीज तो आप देख रहे हैं कि जब स्वाधीनता आंदोलन का दौर चल रहा था तो भारत के अलग अलग प्रांतों के लोग, जिस तरीके से आज हिंदी भाषा को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, केवल किताबों में या फिर लेखों में ही इसके प्रचार प्रसार की चर्चा की जाती है, धरातल पर कम दिखाई पड़ता है। बातें मंचों पर हिंदी की होती है, लेकिन जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं तो इंग्लिश मिक्सचर हम भाषाओं का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप देखें दयानंद सरस्वती, नवीन चंद्र राय, लाला लाजपत राय, ये सब किस जुझारूपन से या फिर आत्मीयता से हिंदी के प्रचार प्रसार में अपने योगदान को दिए हैं। तो लाला लाजपत राय का संबंध आपने देख लिया कि किस तरीके से इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी को एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया और आज वैकेंसी निकल जाएगी तो बहुत सारे लोग हिंदी के लिए अप्लाई भी उसमें करना शुरू कर देंगे। लेकिन श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? लाला लाजपत राय को। अगला जो नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका बड़ा रोल रहा है हिंदी के प्रचार प्रसार में। सन 1863 में सरकार द्वारा जब देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया गया था,
तब इन्होंने उसका डटकर विरोध किया था और कोड कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज लिखकर रोमन लिपि की अव्यावहारिकता सिद्ध करते हुए उसकी वैज्ञानिकता की धज्जियां इन्होंने उड़ा दी और उस समय के गवर्नर को 60,000 हस्ताक्षर वाला निवेदन देकर रोमन लिपि के खिलाफ जनाक्रोश एवं जनभाषा से सत्ता को परिचित कराया था और अदालतों में हिंदी को प्रवेश दिलवाया था। तो मदन मोहन मालवीय, इनको आप ट्रिपल एम के नाम से भी जान सकते हैं। मदन मोहन मालवीय जब आज की तरह सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, उस जमाने में इन्होंने 60,000 सिग्नेचर करवाए थे। ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी। अभी सोशल मीडिया में भी अगर डाला जाए तो 60,000 सिग्नेचर कराने में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी के प्रेम में आप देखा जाए तो किस तरीके से मदन मोहन मालवीय ने 60,000 तक इन्होंने सिग्नेचर करवाया था लोगों से, और न सिर्फ करवाया था बल्कि अदालतों में हिंदी का प्रवेश भी दिलाया था, देवनागरी लिपि को मान्यता दिलवाया था। इन्होंने सन 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल करा दिया। हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा, सनातन धर्म आदि पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया। इसमें हिंदी के विकास पर जोर रहा। तो मदन मोहन मालवीय के योगदान को बिल्कुल ध्यान में रखना है। और हम जो भी विद्यार्थी बीएचयू से पढ़े हुए हैं, वो जब भी सिंह द्वार के पास जाएंगे तो वहां पर मदन मोहन मालवीय एक डंडा लेकर खड़े रहते हैं और ये माना जाता है कि वो वर्तमान समय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और जो पास होकर चले गए हैं सबकी निगरानी करते हैं कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब बीएचयू से जुड़कर और आज तमाम विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्तित्व तो हम नहीं विकसित कर पाए, लेकिन जो भी योगदान है उसको देने में हम भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो मदन मोहन मालवीय के बाद जो अगला नाम आता है महात्मा गांधी का। जब हम साहित्यिक संस्थाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति या दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति, तो वहां पर गांधी जी का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है। गांधी जी हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करने पर बड़ा जोर देते थे और वही हिंदुस्तानी, अगर जो प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ेंगे या फिर उपन्यासों को पढ़ेंगे, वैसी ही भाषा का प्रयोग करना चाहते थे महात्मा गांधी। उनकी प्रेरणा से सन 1929 में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कानपुर में हिंदुस्तानी को अखिल भारतीय कांग्रेस की दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। एक बार मैं किसी एग्जाम में गया हुआ था, वहां पर एक सवाल पूछा गया था कि हिंदुस्तानी को दूसरी दफ्तरी भाषा के रूप में किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो कानपुर के अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार उत्तरी भारत के 6 विद्यार्थी दक्षिणी भाषाएं सीखने दक्षिण में जाएं और 6 विद्यार्थी हिंदी सीखने उत्तर भारत आए। ये देखिए फार्मूला जो आगे चलकर त्रिभाषा फार्मूला के रूप में बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने सन 1918 ईस्वी में ऐसा प्रस्ताव रखा था कि 6 विद्यार्थी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाएंगे हिंदी सीखने के लिए। न सिर्फ हिंदी सीखेंगे बल्कि दोनों की संस्कृतियों को भी आपस में जानने समझने का मौका मिलेगा। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि का गठन किया और हिंदी तथा देवनागरी लिपि के प्रति आग्रहशील हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्होंने 1935 ईस्वी में अपना संबंध तोड़ लिया था। प्रयाग साहित्य सम्मेलन जिसकी स्थापना 1910 में हुई, यानी कि लगभग 25 वर्षों तक महात्मा गांधी, या फिर मोटे तौर पर देखें 20 वर्षों तक जुड़े रहे, लेकिन 1935 में क्या हो गए, अलग हो गए। तो महात्मा गांधी का क्या रोल रहा है हिंदी के विकास में, आपने देख लिया। हिंदी शब्द के स्थान पर ज्यादा उनका क्या जोर था, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जब हम कहते हैं तो उसमें हिंदी और उर्दू दोनों के मिश्रित रूप को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो नाम है वो है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको कि हम हिंदी के प्रहरी के तौर पर भी जानते हैं। और मैंने बताया भी कि उत्तर प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय है जिसका नाम है
उत्तर प्रदेश राजर्षि मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो प्रहरी के तौर पर जाने जाते हैं। और हमने बताया भी था कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संस्थापकों में से एक थे ये, और सम्मेलन की ओर से गांधी जी को आकर्षित करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। जो भी गांधी जी का जुड़ाव साहित्य सम्मेलन से था, जो कि 1935 में अलग भी हो गया, लेकिन इसमें टंडन जी का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा। काका कालेलकर, जब भी हम देवनागरी लिपि के मानकीकरण की चर्चा करते हैं तो इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, कालेलकर समिति। हिंदी तर भाषी हिंदी प्रचारकों में काका कालेलकर का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में देखा। ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस हिंदी को केवल हम परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं या फिर कभी कभी प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उस तरीके का गर्व महसूस नहीं करते हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, गांधी जी, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर जो सबसे पहला नाम हमने दिया हुआ था, पहला नाम मतलब कि पहला नाम कौन सा था इसमें, तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो ज्यादा प्रशंसनीय काम किया कालेलकर जी ने। राष्ट्रभाषा के प्रचार कार्य को राष्ट्रीय जीवन के संदर्भ में इन्होंने देखा। हिंदी प्रचार का क्षेत्र दक्षिण भारत, बाद में गुजरात की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति भी इन्होंने बनाया। ये गांधी जी के परम प्रिय शिष्य थे। हिंदी के बजाय गांधी जी के अनुकरण पर इन्होंने भी हिंदुस्तानी का समर्थन किया। हिंदुस्तानी के लिए समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने समस्त भारत की यात्रा की। हिंदी अथवा हिंदुस्तानी को टाइपराइटर प्रेस की दृष्टि से सरल एवं सज्जित करने के लिए इन्होंने देवनागरी लिपि में कुछ मौलिक संशोधन परिवर्धन का सुझाव दिया था, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। ये यहाँ पर हमें ध्यान में रखना कि दिया सुझाव तो जरूर, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। हिंदी के लिए सबकी बोली नाम सुझाया था इन्होंने। मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के लिए सबकी बोली नाम से किसने संबोधित किया था, तो वो नाम आ जाएगा काका कालेलकर का। यहाँ पर भी जनमत नहीं बना, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर भी हिंदी प्रचारकों की अगर बात करें तो काका कालेलकर ने काफी काम किया हिंदी भाषी होते हुए। तो चलते हैं बात करते हैं सबसे पहली जो सामाजिक रूप से संस्था रही है, उसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक, राजनीतिक जागृति के प्रवर्तक सूत्रधार राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में स्थापना की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इस संस्था का लक्ष्य ईसाई धर्म प्रचारकों एवं यूरोपीय सभ्यता के मोहक आकर्षण से भारतीयों को अविचलित रखना था। यह संस्था एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी और मूर्ति पूजा की विरोधी थी। इस संस्था ने भारतीयों में जागरण लाने एवं स्त्रियों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए सफल प्रयत्न किए। राजा राम मोहन राय ने जनता में राष्ट्रीय चेतना को गतिशील किया और राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा होने पर बल दिया। हिंदी को इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त बतलाया। इसी कारण उन्होंने अपनी अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी में ही कराया। इसमें आपने सुना होगा कि इन्होंने कई गुटके का भी प्रकाशन करवाया। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। राजा राम मोहन राय की जब चर्चा की जाती है तो उसी समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी हिंदी के पुस्तकों के प्रकाशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है कि ब्रह्म समाज ने हिंदी के विकास में अपना क्या योगदान दिया, तो पहले से इसके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं पेपर में देख रहा था तो इन संस्थाओं के आधार पर सवाल पूछा जा रहा था कि पहले से बाद के अनुक्रम में बताइए। इस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष, किसने इसकी स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसको आप ध्यान में रखिए। बाकी आगे चर्चा करेंगे कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें कुछ पृष्ठ हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी में रहते थे। राजा राम मोहन राय ने
के अलावा इस संस्था से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन, राजत्ता नारायण बोस, भूदेव मुखर्जी, नवीन चंद्र राय आदि ने भी काफी हिंदी की सेवा की। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना विश्वविख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा और हिंदी को अपने प्रवचन की भाषा बनाया। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ से सवाल पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा या फिर किस भाषा में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक तथ्य आपको दिखाई पड़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी सत्यार्थ प्रकाश नाम से किताब लिखी, पुस्तक लिखी हिंदी भाषा में, उसकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखें, हो सकता है कि सवाल पूछा जाए। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के माध्यम से समाज के विचारों का प्रचार प्रसार किया और लाहौर में से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ब्रह्म समाज बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग थे उसके समकालीन जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया है और यही आपकी परीक्षाओं में सवाल के रूप में आ जाते हैं। खासतौर से आप दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय और नवीन चंद्र राय, इन तीनों को जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ से सवाल प्राय बनते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया या फिर हिंदी क्षेत्र से बाहर रहकर किसने प्रचार प्रसार किया, तो नवीन चंद्र राय का नाम आएगा। उनकी जो पत्रिका रही, मैगजीन रही, उसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी। 19वीं शताब्दी में हुए हिंदी उर्दू विवाद में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया, यानी कि जो नवीन चंद्र राय थे इन्होंने हिंदी का समर्थन किया। भूदेव मुखर्जी ने बिहार की अदालतों में हिंदी के प्रवेश और पाठ्य पुस्तक को प्रचलित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाम से लग रहा है कि ये हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन इन्होंने बिहार के अदालतों में हिंदी के प्रवेश को कराने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये तो हो गया ब्रह्म समाज का। अब बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, हिंदू समाज तथा धर्म में प्रचलित विविध रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज पहली संस्था है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज के लिए आंदोलन की पहल की। इसको आपको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है कि आर्य समाज न सिर्फ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, बल्कि इसका एक लक्ष्य ही था कि स्वभाषा हो, अपना स्वदेश हो, स्वधर्म हो और स्वराज्य हो, सब में स्व स्व शब्द लगा हुआ है। उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा को चुना। दयानंद सरस्वती, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा कहा और आर्य समाज के 28 नियमों में से 5वें नियमानुसार प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। जो हम भारतीय आर्य भाषाएं बार बार पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में, आप देख रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को माध्यम बनाया और उन्होंने इसे आर्य भाषा नाम दिया। और आर्य भाषा सिर्फ नाम नहीं दिया, बल्कि जो आर्य समाज के 28 नियम होते हैं उसमें 5वें नियम अनुसार उन्होंने कहा कि जो भी आर्य समाजी होगा, यानी आर्य समाज को मानने वाला होगा, वो हिंदी पढ़ेगा, वो हिंदी पढ़ेगा जरूर, अनिवार्य रूप से। स्वामी जी के अपने भाषणों, अधिवेशनों के उद्घाटन, भाषण, सिद्धांतों के खंडन मंडन, ग्रंथ लेखन और प्रचार साहित्य, पारस्परिक वार्तालाप हिंदी भाषा में किया जाता था। तो कितना झुकाव रहा है दयानंद सरस्वती का हिंदी के प्रति, उसे आप भली भांति देख लिए होंगे। आगे बात करें इसी में, तो साप्ताहिक सत्संग, वार्षिक अधिवेशनों में भी केवल हिंदी का उपयोग किया जाता था। गुजराती भाषा भाषी स्वामी जी ने जहां स्वयं अपने लेखन भाषण में हिंदी का प्रयोग किया, वहां आर्य दर्पण आदि का प्रकाशन करवाकर हिंदी प्रचार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर एक दूसरा आप देख रहे हैं कि ग्रंथ आर्य दर्पण, इसके पहले हम सत्यार्थ प्रकाश नाम से भी देख रहे थे और यहाँ पर आर्य दर्पण भी। तो कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदी के प्रति कितना झुकाव था, लगाव था, कि वो गुजराती होते हुए भी हिंदी भाषा का
अध्ययन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अगली संस्था के बारे में बात करें तो उसका नाम है प्रार्थना समाज, जो कि 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा देव के नेतृत्व में स्थापित की गई। और जब हम देवनागरी के मानकीकरण की चर्चा कर रहे थे तो गोविंद राणा डे का नाम आया हुआ था। 1867 में उन्होंने इस काम को करना शुरू किया। यह संस्था एक सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्य को दूर करने के प्रयत्न से बनाई गई थी। दूसरी ओर शिक्षा, विधवा विवाह आदि के पक्ष में भी ये कुछ काम कर रही थी। तो प्रार्थना समाज जो कि सामाजिक और साहित्यिक दोनों दृष्टिकोणों से अपना काम ये संस्था कर रही थी। इस संस्था का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा, ज्यादा इसका फैलाव नहीं हो पाया। संस्था अपने साप्ताहिक प्रवचन में हिंदी का थोड़ा बहुत प्रयोग करती थी। संस्था के नेता महादेव गोविंद रानाडे के विचारों ने उस युग के हिंदी साहित्य को प्रभावित किया था। तो ये प्रार्थना समाज का एक छोटा सा रोल आप देख रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में या फिर विकास में। अगली संस्था है जिसका नाम है थियोसोफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना भी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट ने अमेरिका में की थी, लेकिन इस संस्था का ज्यादातर प्रचार प्रसार किया एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो संस्था के मूल में भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन और प्रसार करना था। 1875 में जो मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट बंबई आए और यहाँ पर उन्होंने एक कार्यालय खोला। वैसे इन लोगों का संबंध देखिए अमेरिका से बताया जा रहा है। ठीक है, सन 1885 में उन्होंने अड्यार मद्रास में एक स्थान पर अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी स्थापित किया और राष्ट्रीय कार्यालय बनारस में स्थापित किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो अमेरिका से निकली और धीरे धीरे बंबई पहुंची, इसके बाद मद्रास भी पहुंची और फिर बनारस तक भी पहुंच गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1893 से अपने विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। इनके विचार ब्रह्म समाज के समानांतर माने जाते हैं। सोसाइटी ने अनेक शिक्षण संस्थाओं जैसे काशी में सेंट्रल हाई स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, हिंदू कन्या शाला स्थापित की है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो CHS का बार बार फॉर्म भरते हैं, वो सभी किसने स्थापित किया? एनी बेसेंट ने। इन सभी संस्थाओं में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया। इससे हिंदी को काफी फायदा हुआ, लाभ हुआ। एनी बेसेंट सन 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही और 1915 से लेकर 25 तक इन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए गांधी जी के साथ दक्षिण के दौरे पर भी गई हुई थी, जब उधर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इत्यादि भी गठित हो रहा था। अपने अंग्रेजी पत्र न्यू इंडिया में वे हिंदी लेखों का भी प्रकाशन किया करती थी। आज भी आप अगर मैगजीन देखते हैं तो कई मैगजीन जो होती हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में भी लिखी जाती हैं। तो न्यू इंडिया नाम से ही लग रहा है कि अंग्रेजी में निकलती रही होगी, लेकिन हिंदी में भी जो लेख लोग भेजते थे उसको एनी बेसेंट बहुत ही सहजतः लिखने की, छापने की कोशिश करती थी। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रति संकल्पबद्ध कुछ और भी संस्थाएं हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में हुई और इसका संबंध किसे है? विवेकानंद से। ऊपर हमने दयानंद के बारे में बात की, नीचे विवेकानंद। इनके अलावा राधा स्वामी संप्रदाय और सनातन धर्म समाज ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो संस्थाओं से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो स्थापना वर्ष को ध्यान में रखते हुए, चाहे विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद है कि आपकी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, तथ्यात्मक रूप से भी और सब्जेक्टिव रूप में भी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास हमारा आप सभी के लिए कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।